नमस्कार। द रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दुष्यंत सिंह और हम स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक को कवर कर रहे हैं। इस क्रम में इस बुक के 20 चैप्टर्स अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 21वां अध्याय हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रांतों में कांग्रेस के शासन के बारे में आज हम प्रमुख रूप से चर्चा करने वाले हैं। 1937 के प्रांतीय चुनावों में उल्लेखनीय सफलता दर्ज करने के बाद में प्रांतों में कांग्रेस के द्वारा किस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया गया और प्रांतों में कांग्रेस के शासन का मूल्यांकन करते हुए कांग्रेस की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में विशेष रूप से आज के इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों की जब घोषणा होती है, तो चुनावों में प्रतिभाग को लेकर भी कांग्रेस के अंतर्गत अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे। कुछ लोग इन प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, वहीं कुछ लोग इसके विरोधी भी थे। अंततः जैसे तैसे करके चुनावों में प्रतिभाग करने का निर्णय ले लिया जाता है, लेकिन यह रणनीति अब तक नहीं बनाई गई थी कि बाई चांस कांग्रेस को बहुमत मिल गया तो उसे सरकार बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो प्रश्न था वो था सत्ता की भागीदारी का प्रश्न। तो इसमें भी कांग्रेस में दो धड़े थे, जिसमें से एक धड़ जो था या एक समूह जो था, जिसको आप सोशलिस्ट समाजवादी कम्युनिस्ट समूह के नाम से जान सकते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का नाम भी आता है। तो ये लोग चुनावों में प्रतिभाग कर, विजय प्राप्त कर, जीत प्राप्त कर, परिषदों में प्रवेश करके सत्ता की भागीदारी का विरोध कर रहे थे। और इनका मानना था कि इस टाइम पर संसदीय कार्यों के माध्यम से हम अपने उद्देश्य की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं। इस समय हमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाना चाहिए, क्रांतिकारी जो तरीका है वो हमें अपनाना चाहिए। वहीं दूसरा जो समूह था, वो क्या सोचता था, वो इनसे बिल्कुल अलग तरीके के विचार रखता था। वो ये मानता था क्योंकि अभी जन आंदोलन के लिए कोई भी पर्याप्त आधार हमारे पास नहीं है, हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम कोई भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकें। तो इस समय पर हम कुछ न करते हुए इतना तो कर ही सकते हैं कि हमें इन चुनावों में प्रतिभाग करना चाहिए और अगर हमें जीत मिलती है तो हमें प्रांतों में अपनी सरकार बनानी चाहिए और परिषदों में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखना चाहिए। ठीक है, तो मतभेद चल रहे थे सत्ता की भागीदारी को लेकर के। इधर ब्रिटिश सरकार मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि कहीं न कहीं सत्ता में भागीदारी के प्रश्न पर एक बार फिर से कांग्रेस में विभाजन की संभावना बनती दिख रही है। लेकिन यहाँ पर गांधी जी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए दोनों पक्षों को संतुष्ट किया और अंततः कांग्रेस ने प्रांतीय चुनावों में प्रतिभाग किया। प्रतिभाग करने के बाद में कांग्रेस ने इलेक्शंस में उम्दा प्रदर्शन करते हुए अ, 6 प्रांतों में सरकार का गठन किया। ठीक है? तो जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। ये 6 प्रांत कौन से थे? बॉम्बे, मद्रास, मध्य भारत, ओडिशा, बिहार और संयुक्त प्रांत, जिसे आप यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते हैं। इसके साथ-साथ बाद में असम और जो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है, वहाँ पर भी कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाई गई। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने सरकार में शामिल होने का जो प्रोसेस था या एक समूह जो कांग्रेस का सरकार में शामिल होना चाहता था चुनावों को जीतने के बाद, तो जो ताज था, एक तरीके से जो उपलब्धि इनको मिल रही थी, तो इस उपलब्धि को गांधी जी के द्वारा कांटों के ताज की संज्ञा दी गई। गांधी जी ने सलाह दी कि 1935 का जो एक्ट है, 1935 का जो अधिनियम है, उसका उपयोग सरकार की उम्मीदों के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है? 1935 के अधिनियम में क्या-क्या उपबंध थे, क्या-क्या प्रोविजंस थे, इसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो वो जो प्रोविजंस थे वो बिल्कुल एक संगठित राज्य या एक कह सकते हैं अखिल भारतीय संघ भारत को बनाया जा सके, उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते थे। और वहां पर भी कुछ न कुछ चीजें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ऐसी डाली गई थी जो भारत जिस चीज की उम्मीद लगाए बैठा था वो उनकी पूर्ति वहां से नहीं हो पा रही थी। तो गांधी जी ने इसी वजह से कहा था कि बेशक आप सरकार बना रहे हैं, सरकार आपने बना ली है, लेकिन आपको जो अपनी कार्यशैली है वो इस तरीके से रखनी है कि आप 1935 का जो एक्ट है उसको बिल्कुल अक्षरशः फॉलो
मत करने लग जाना, यानी आपको काम जो है वो अपने हिसाब से करना है। 1935 के अधिनियम में अंग्रेजी हुकूमत ने, ब्रिटिश हुकूमत ने अपना जो आइडिया था वो पेश किया था, तो आपको उस आइडिया की तरफ नहीं जाना है। सरकार के गठन से कांग्रेस की जो रेपुटेशन थी वो बढ़ी, प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, लेकिन कांग्रेस के मंत्रियों के अधिकार जो थे या फिर इनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें, वित्तीय संसाधन की बात करें, जिनकी माध्यम से इनको समाज का भला करना था, वो लिमिटेड थे, वो सीमित थे। वे अपने प्रशासन के द्वारा साम्राज्यवादी स्वरूप जो था भारत में मौजूद उस समय का, उसको बदलने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि चुनावों में कांग्रेस जीत तो गई, तो कांग्रेस की जो रेपुटेशन थी, प्रतिष्ठा थी, वो बढ़ी, समाज में उसका दर्जा बढ़ा, स्तर बढ़ा। लेकिन लोग जिन चीज़ों की उम्मीद लगा करके बैठे थे, यानी लोगों ने इस तरह की उम्मीदें पाल ली थी कि अब अपनी सरकार आ गई है, अब भारत की सरकार आ गई है, तो अब हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो भी समस्याएँ हैं, उनका निराकरण आसानी से हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस चुनाव में जीतने के बाद भी, परिषदों में प्रवेश करने के बाद भी उसके हाथ जो है वो बंधे हुए थे, क्योंकि मंत्रियों के अधिकार सीमित थे, वित्तीय संसाधन उनके पास में ज़्यादा नहीं थे। तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों के अधीन जो कार्य किए गए उन पर एक नज़र डालते हैं। तो इन कार्यों को 4-5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्या-क्या कार्य किए गए, कृषि में सुधार के लिए क्या कार्य किया गया, मजदूरों के प्रति कांग्रेस का जो नज़रिया था वो क्या था, समाज कल्याण संबंधी कौन-कौन से कार्य किए गए और अन्य संसदीय जन गतिविधियां जो थी उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे। वन बाय वन सभी को समझते हैं। सबसे पहले नागरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। 1932 में जन सुरक्षा अधिनियम के द्वारा प्रांतीय सरकारों के आपातकालीन जो अधिकार दे रखे थे प्रांतीय सरकारों को, उनको रद्द कर दिया गया। इसके अलावा औपनिवेशिक शासन के द्वारा प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनकी समाप्ति कर दी गई, और जो व्यक्तिगत हथियार रखना हो या फिर जो व्यक्तिगत लाइसेंस होता है किसी भी हथियार का, वो सभी रद्द कर दिए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उन सभी लाइसेंसों की बहाली की गई। पुलिस के अधिकारों में कटौती की गई। जो अधिकार पुलिस को ब्रिटिश सरकार ने दे रखे थे, प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों के बाद कांग्रेस की सफलता कांग्रेस को जब मिलती है, तो उसके बाद पुलिस के अधिकारों में कटौती की जाती है और जितने भी क्रांतिकारी जेलों में बंद थे, जिनको राजनीतिक बंदी आप कह सकते हैं, उन राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाती है। बम्बई में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिन किसानों की भूमियों को जब्त कर लिया गया था सरकार के द्वारा, उन सभी किसानों की जो भूमि है उसको भी लौटाया जाता है। नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में कांग्रेस मंत्रियों के कुछ कार्यों की आलोचना भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई, जैसे जुलाई 1937 में यूसुफ मेहर अली, इन्हें मद्रास सरकार के द्वारा दंडित किया गया उत्तेजक भाषण देने के संबंध में। अक्टूबर 1937 में एसएस बाटलीवाला को 6 माह का कारावास दिया गया राजद्रोह भड़काने वाले भाषण देने के जुर्म में। केएम मुंशी, जो कि बम्बई के गृह मंत्री हुआ करते थे तत्कालीन सरकार में, इन्होंने साम्यवादी और वामपंथी कांग्रेसियों पर नजर रखने के लिए खुफिया विभाग का उपयोग किया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी आलोचना की गई। कृषि सुधारों की अगर बात करें तो जमींदारी प्रथा को पूरी तरह समाप्त तो नहीं किया जा सका, लेकिन इसके बावजूद कृषि ढांचे का जो पर्याप्त कायाकल्प था वो कांग्रेस नहीं कर पाई। लेकिन इसके पीछे कुछ वैलिड रीजंस भी थे, जैसे कि मंत्रिमंडलों के पास में पर्याप्त अधिकार नहीं थे, पर्याप्त अधिकारों का अभाव था, और मौजूदा जो प्रशासनिक ढांचा था उसको बदलने का अधिकार मंत्रियों के पास में नहीं था। ये सिर्फ इसको सीधे तौर पे आप अधिकारों से जोड़ करके देख सकते हैं। तो मौजूदा प्रशासनिक ढांचे को केवल वायसराय या गवर्नर के द्वारा ही बदला जा सकता था। तो इस वजह से भी कांग्रेस बहुत ज़्यादा इसमें सुधार के कार्य जो है वो नहीं कर पाई। विभिन्न वर्गों के बीच में सामंजस्य बैठाने में समस्या जो है यहाँ पे कांग्रेस को हुई। कांग्रेस शासित लगभग सभी राज्यों में विधान परिषदों में जो प्रतिक्रियावादी तत्व थे, जैसे कि जमींदार हो गए, भूस्वामी हो गए, पूंजीपति हो गए, या जो ब्याज पे पैसा देते थे किसानों को, सूदखोर जिनको हम कह सकते हैं, इन लोगों का वर्चस्व जो था विधान परिषदों में ज्यादा था। तो इस वजह से कांग्रेस अगर कोई भी सुधारात्मक उपाय करने का प्रयास करती तो इन लोगों के द्वारा उसका विरोध किया जाता था। तो इस वजह से कृषि सुधारों में भी पर्याप्त कायाकल्प नहीं हो पाया। इन रुकावटों के बाद भी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने कृषि ढांचे में अनेक सुधार किए और अनेक विधान या कानूनों का निर्माण किया, किंतु सुधारों का
जो प्रभाव था या सकारात्मक प्रभाव हम कहें तो वो छोटे किसानों को बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया। मज़दूरों के प्रति क्या नज़रिया था? कांग्रेस मंत्रिमंडल जो था वो मज़दूरों का समर्थक था, ठीक है? इनका जो रवैया था कांग्रेस मंत्रिमंडलों का, ये मज़दूर समर्थक रवैया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मज़दूर और मालिकों के बीच में संबंधों को सुधारने के लिए मीडिएटर की भूमिका का निर्वहन किया गया। अक्सर करके क्या होता था, वेतन के मुद्दे पर, बोनस के मुद्दे पे या अन्य सुविधाओं के मुद्दे पे मालिक जो होते थे कारखानों के या फैक्ट्रियों के, और उन कारखानों या फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मजदूर होते थे, इनके बीच में आपसी तनाव होते रहते थे। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच के आपसी तनाव को, दोनों के बीच के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन किया, मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन किया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने उग्रवादी मजदूर संघ की हड़तालों को कानून एवं व्यवस्था के रूप में हल किया। वामपंथी आलोचकों ने आंदोलनकारी मजदूरों के विरुद्ध धारा 144 का प्रयोग किया, ठीक है, और कई मजदूर नेताओं को गिरफ्तार भी कराया गया। ये कांग्रेस के शासन के अंतर्गत ही हुआ, जिसका गांधी जी के द्वारा विरोध किया। गांधी जी ने कहा कि इस तरह की दमनात्मक कार्रवाई का मार्ग अपनाकर कांग्रेस को अपना जो जनाधार है या जो लोकप्रियता उसको चुनावों में जीतने के बाद में मिली है, वो उसको नहीं खोनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मजदूरों से जुड़ी हुई बातें थी। समाज कल्याण संबंधी सुधारों की बात करें तो मद्य निषेध का जो कार्यक्रम था वो एक बड़े लेवल पे चलाया गया। शराब का निषेध, हरिजन कल्याण के उपाय किए गए, प्राथमिक, उच्च और जो टेक्निकल एजुकेशन थी उसकी ओर प्रयास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। खादी के प्रयोग को प्रमोट किया गया, स्वदेशी उद्योगों को प्रमोट किया गया, और इसी के अंतर्गत 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। कांग्रेस की अन्य संसदीय गतिविधियों के बारे में बात करें तो जन शिक्षा अभियान की स्थापना जो है कांग्रेस के द्वारा की गई। कांग्रेस पुलिस स्टेशन, कांग्रेस पंचायतें, इस तरीके से इनको नाम दिए गए। कांग्रेस पुलिस स्टेशन, कांग्रेस पंचायतें, इनकी स्थापना की गई स्थान स्थान पे। कांग्रेस लोक शिकायत समितियों की स्थापना की गई, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतों को इन समितियों के समक्ष रखता था और इन समितियों से वो शिकायतें जो हैं वो ऊंचे लेवल पर या बड़े लेवल पर पहुंचाई जाती थी, फिर उनका निराकरण किया जाता था। राज्यों के लोक आंदोलनों की स्थापना हुई। तो ये कुछ संसदीय गतिविधियां थी। मूल्यांकन करते हैं। 1939 तक कांग्रेस के मध्य सत्ता के लिए अवसरवादिता, आंतरिक कलह, ये सारी चीजें दिखाई देने पड़ी थी, ठीक है। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस को सफलता मिल गई, उसने काम करना भी चालू कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता का जो नशा होता है वो अपने आप में, आप जानते हैं, आप देख भी रहे हैं, अपने आसपास भी देख रहे हैं, तो ये बड़ा गहरा होता है। तो जैसे-जैसे शासन आगे बढ़ता गया कांग्रेस का, तो कांग्रेस के बीच भी सत्ता के लिए अवसरवादिता और आपस में मतभेद या आंतरिक कलह जैसी स्थितियां जो हैं वो दिखाई देने लग जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके संसदीय कार्यों ने उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। कांग्रेस के 28 माह के शासन की जो उपलब्धियां थी उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला कि भारतीय स्वशासन की आवश्यकता महसूस हुई। कांग्रेस ने जो 28 माह तक शासन किया, त्यागपत्र देने से पहले तक, उस शासन के अंतर्गत जितने भी लोगों ने काम किया या उस शासन के अंतर्गत लोगों ने, जो सामाजिक लोग थे, उन्होंने जो महसूस किया, उनको ये महसूस होने लगा कि अगर ये कांग्रेस शासन कर रही है, इसके अंतर्गत थोड़ी बहुत हमको जो कह सकते हैं सुविधाएं मिल रही हैं या एक तरह की रियायतें मिल रही हैं, अगर पूरी तरीके से स्वतंत्रता भारत में हो तो हमारा जीवन कितना आसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय स्वशासन की जो नीड थी वो इस टाइम पे महसूस होती है, इस 28 माह के शासन के दौरान। अंग्रेज नौकरशाही के मनोबल में कमी आती है, क्योंकि वो पहले से ही ये सोच रहे थे कि भारतीयों को अगर शासन दे भी दिया जाएगा, भारतीयों को अगर स्वतंत्रता दे भी दी जाएगी, तो वो इतने सक्षम नहीं हैं कि वो इस एडमिनिस्ट्रेशन को, इस प्रशासन को ठीक तरीके से सुचारू रूप से चला सकें। तो ये भ्रांति जो थी वो टूट गई कि भारतीय शासन के योग्य नहीं है। और इधर द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न राजनीतिक संकटों के चलते अक्टूबर 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। अब जो त्यागपत्र के पीछे की कहानी थी वो नेक्स्ट अध्याय में हम कवर करेंगे और विस्तार से, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो अध्याय था बहुत छोटा सा अध्याय था। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं
प्रांतों में कांग्रेस के शासन से जुड़ी हुई, ये आपकी समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।